मैं सियाराम सुमन एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं यू सक्सेस के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम 12th ज्योग्राफी का अध्ययन कर रहे थे स्टूडेंट, तो उसमें हमने अध्याय 1 का अध्ययन कर लिया था और अध्याय 2 की भी हमने 2 जनजातियां पढ़ ली थी। एक तो एक्सिमो पढ़ा था हमने, एक्सिमो जनजाति, और एक पढ़ी थी हमने बुशमैन जनजाति। आज उसी अध्याय के ये पार्ट नंबर 3 लेके आया हूं, जिसमें हम बात करेंगे हमारी तीसरी जनजाति भील जनजाति। भील जनजाति के बारे में हम अच्छे से अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, भील जनजाति की अगर बात करें तो ये जो भील शब्द है, जो आपको ये भील शब्द दिखाई दे रहा है, ये भील शब्द द्राविडियन भाषा के किसके द्राविडियन भाषा के बीलू शब्द से बना है। बीलू शब्द से बना है, द्राविडियन भाषा के बीलू शब्द से बना है। और बीलू शब्द का ये अर्थ होता है दोस्तों भील। बीलू शब्द का अगर शाब्दिक अर्थ की बात करें तो बीलू शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है दोस्तों बाण। बाण बाण चलाने में निपुण। या आप इसको तीरंदाज भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? तीरंदाज। या आप इसको दोस्तों तीरंदाज भी बोल सकते हो। तो एक बार फिर देखें, भील जनजाति, जो भील शब्द का द्राविडियन भाषा के ये बीलू शब्द से बना है भील, और बीलू शब्द का अर्थ होता है बाण चलाने में निपुण या दोस्तों तीरंदाजी। ये इसका शाब्दिक अर्थ होता है। अगर ये तो हमारी इसकी बात होगी। अगर हम देखें पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, अगर हम पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कहा जाए तो इसमें यह कहा जाता है कि एक बार महादेव, भगवान महादेव को जानते हो आप? महादेव, इनके पुत्र का नाम था दोस्तों निषाद। क्या था इसके पुत्र का नाम? पुत्र का नाम है निषाद। होता क्या है कि पुत्र निषाद ने, इनका भगवान शिव का एक बैल था दोस्तों, उसका नाम था नंदी। नंदी बैल की कहते हैं कि इसका इस प्रकार से वध हो जाता है। तो उसी नंदी बैल का वध करने के लिए महादेव शिव निषाद को क्या देते हैं? दंड देते हैं। और इसको यूं कहते हैं कि इस प्रकार जंगलों में भेज देते हैं, और वहीं से इस प्रकार से भील जनजाति का वहां से इस प्रकार से उद्घाटन माना जाता है। तो ये पौराणिक मान्यता है। तो हमको एक बार इसके बारे में ये देख लिया आपने, इसका अर्थ के बारे में। अब इसके इसी टॉपिक में आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे कि जो भील जनजाति पाई गई है, वो भील जनजाति भारत में कहां कहां पर पाई गई है? भारत में स्थान। भील जनजाति का भारत में स्थान। भारत में स्थान की बात करें तो दोस्तों एक जनजाति है संताला जनजाति। कौन सी? पहले नंबर पे पाई गई है संताला जनजाति, और दूसरे नंबर पे है गोंड। अगर तीसरे नंबर की बात करें तो तीसरे नंबर पे भारत में जो जनजाति पाई गई है वो पाई गई है भील। तो अगर भारत में स्थान की बात करें तो यह तीसरे नंबर पे आती है जनजाति भारत में। और भारत में अगर विशेषकर हम जहां जहां पर पाई गई है उनकी बात करें तो दोस्तों अपन राजस्थान तो है से, एक तो राजस्थान में पाई गई है। उसके बाद में दूसरे नंबर पे पाई गई है ये मध्य प्रदेश में पाई गई है। और तीसरे नंबर पे पाई गई है दोस्तों ये गुजरात में पाई गई है। और देखा जाए तो महाराष्ट्र
महाराष्ट्र इन जिलों में ये जनजाति, राज्य में जनजाति पाई गई है। अगर बात करनी है, अपन राजस्थान पढ़ रहे हैं दोस्तों, तो राजस्थान में अगर बात करें तो उदयपुर में पाई गई है, और वागड़ क्षेत्र अर्थात डूंगरपुर और बांसवाड़ा, डूंगरपुर व बांसवाड़ा इन क्षेत्रों में, विशेषकर थोड़ी बहुत चित्तौड़गढ़ में पाई गई है। तो ये अगर देखे जाए तो मूल रूप से उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में पाई गई है। भारत की देखें तो हम राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र इन राज्यों में यह जनजाति पाई गई है। ठीक है, यहां तक की बात हो गई। अब इसके बाद में हम बात करें तो इसमें भी यहाँ पर आपको दो शब्द और देखने को मिलेंगे। आपको यहाँ पर दो शब्द और देखने को मिलेंगे आपको यहाँ पर। एक शब्द तो है आपका पालवी, और एक है आपका वागड़ी। वागड़ी का पालवी का अर्थ होता है दोस्तों जो पर्वतीय भागों में, कहां पर, पहाड़ी भाग बोलो या पर्वतीय, पहाड़ी भागों में जो भील जनजाति निवास करती है उसको पालवी के नाम से जाना जाता है। और वांगड़ी दोस्तों तो मैदानी भागों में जो झील जनजाति निवास करती है उसको हम वागड़ी के नाम से जानते हैं। और पालवी था दोस्तों जो पहाड़ी भागों में जो भील जनजाति निवास करती है उसको हम इस प्रकार से पालवी के नाम से जानते हैं। अब इसके बाद में हम एक बार आगे बढ़ते हैं। भील जनजाति के आर्थिक क्रियाकलाप, या आप इसको इस प्रकार से जीवन निर्वाह भी बोल सकते हो आप। क्या इसका किस प्रकार का जीवन निर्वाह किस प्रकार से अपना जीवन निर्वाह करते थे, इसके आर्थिक क्रियाकलाप पढ़ेंगे हम। आर्थिक क्रियाकलाप में अगर हम सबके पहले देखें तो इसके भोजन के बारे में देखेंगे कि भोजन में क्या क्या ग्रहण करते थे। तो बात करते हैं इनके भोजन की। एक नंबर पे देखेंगे अपन उसका भोजन की अगर बात करें तो ये विशेष रूप से भोजन में जो खाद्य फसल है वो है इसकी मक्का। ये विशेषकर मक्का का ही बहुत खाद्य के रूप में मक्का का ही ग्रहण करते थे। अगर विशेष कहीं त्योहार पर या किसी विशेष बात पे देखे जाए तो इस प्रकार से चोगा, एक नाम आता है चोखा बोलते हैं दोस्तों चावल को। अगर ये विशेष पर किस पे, ये किसी विशेष त्योहार पर चोखा या दोस्तों चावल को ग्रहण करते थे। चावल का इस प्रकार से खाद्य सामग्री के रूप में ये प्रयोग में लेते थे दोस्तों। एक इसके बाद में ये विशेष रूप पर लापसी, एक शब्द आता है लापसी, ये लापसी भी खाते थे ये लोग। एक शब्द आता है दोस्तों मक्का और छाछ से बनाई जाती है राबड़ी, इसका भी ये इस प्रकार से खाने के रूप में प्रयोग करते थे दोस्तों। इसके बाद में ये तो ये होगी। उसके बाद में अगर मान लीजिए कि इसमें दोस्तों मांसाहारी लोग भी होते थे, कुछ लोग इसमें मांसाहारी भी पाए जाते थे। तो मांसाहारी में अगर बात करें मांसाहारी अगर मांसाहारी में देखें तो ये इस प्रकार से जो भी शिकार करते थे, शिकार में इस प्रकार से हिरण, भेड़, खरगोश जो भी इनको मिलता था उसको ये मारते थे और खाते भी थे। उसी के बाद में अगर देखा जाए तो इस प्रकार से ये मछलियां, मांसाहारी लोग को ये जो शिकार करते थे उसको तो खाते ही थे, उसके अलावा मछलियों को भी ये इस प्रकार से ग्रहण करते थे। उसके बाद में ये जो जनजातीय भोजन के रूप में ये शराब, ये पिए पदार्थों में देखें तो इस प्रकार से शराब भी पीते थे ये लोग। और शराब पीते थे महुआ से बनी हुई, महुआ से शराब बनाई जाती थी और महुआ की जो शराब थे उसी को ये ग्रहण करते थे।
तो ये था दोस्तों इनका भोजन, जो कि आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर देखते हैं। भोजन के रूप में विशेषकर इस प्रकार से जो प्रतिदिन के रूप में ग्रहण करते थे वो मक्का की बनी हुई, इस प्रकार से मक्का को खाने में प्रयोग करते थे। विशेष त्योहार पे इस प्रकार से चौका बोलते हैं, चावल को ग्रहण करते थे। और ये लापसी राबड़ी, जो कि दोस्तों आज मक्का और छाछ से बनाई जाती है राबड़ी। उसके बाद में मांसाहारी भी थे इसमें, जो शिकार करते थे और इस प्रकार से मछलियों को भी पकड़ते थे और उनको भी इस प्रकार से अपना भोजन बनाते थे। इसके बाद में शराब ग्रहण करते थे, जो कि महुआ से बनी हुई होती थी। उसके बाद में अगर देखा जाए तो ये जो शिकार करते थे वो शिकार इस प्रकार से, शिकार बोलो या आप आखेट भी बोल सकते हो, वो इस प्रकार से तिल, भाला, बरछा, इन सभी से वो इस प्रकार से शिकार करते थे। ये आप इसको इसके औजार या बर्तन, औजारों में हम इसको देख लेंगे कि क्या क्या इनके औजार थे, तीर, भाला, बरछा। इसको हम यहीं पर भी छोड़ते हैं। इसके बाद में इन्होंने कृषि करना स्टार्ट किया। और एक कृषि किस प्रकार की, अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं जिसमें हम पढ़ेंगे कृषि। अगर कृषि की बात करें तो कृषि में ये जो जिस प्रकार की कृषि करते थे उस कृषि को जिस नाम से जाना जाता था, जूमिंग कृषि, जूमिंग कृषि के नाम से जाना जाता था। या इसी को कहा जाता था आदिम जीवन निर्वाह कृषि, या इसी को और नाम दिया गया है। उसके बाद में इसका नाम है कर्तन दहन प्रणाली, या इसी को एक और नाम है स्थानांतरित कृषि। इतने प्रकार की इसके नाम है, जूमिंग, आदिम जीवन निर्वाह कृषि, स्थानांतरित कृषि, या इसको काटन दहन कृषि के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, इसको देखते हैं हम किस प्रकार से की जाती थी कृषि। काटन का अर्थ होता है वनों को काटना। क्या होता है काटन का अर्थ? वन को काटना। दहन का अर्थ होता है जलाना। अर्थात ये क्या करते थे दोस्तों कि इस प्रकार से, ये मान लीजिए कि ये कोई वन है तो इसमें वन को इस प्रकार से यहाँ से काट कर पेड़ पौधों को, और काटने के बाद में इनको, इस वनों को वहां पर इस प्रकार से एकत्रित करके इनको जलाते थे। और जलाने के बाद में ये बिल्कुल साफ हो जाता था। और साफ होने के बाद में जो इसमें बचती थी राख, क्या बचती थी? राख। ये होता था इसका खाद दोस्तों, ये इसका खाद होता था। उस राख में इस प्रकार से उसको कृषि के लिए तैयार करके और उसमें ये राख डालकर उसको बढ़िया, यह खास काम करता दोस्तों उर्वरक का, जो कि दोस्तों क्या होती थी? खाद, राख, पानी। उसको इस प्रकार से उसमें डालकर उसमें उर्वरक शक्ति अच्छे से तैयार करके उसमें कृषि की जाती थी, जो कि इस प्रकार से एक प्रकार से परंपरागत रूप से ये कृषि की जाती थी। जिसमें इसमें यह कृषि, इसको जीवन निर्वाह कृषि के नाम से जाना जाता है। अर्थात दोस्तों यहाँ देखा था अपने, अर्थात इसको इस प्रकार से ये जो भी इससे प्राप्त होता था, इसमें खाद्य कृषि करते थे, जिसमें मक्का, गेहूं इस प्रकार की, तो उससे अपना जीवन निर्वाह करते थे। तो इसमें ये डाल के की जाती थी। जैसे ही किस प्रकार से ये तकनीकी कृषि के रूप में नहीं की जाती थी तो ये 1 साल 2 साल 3 साल में इस प्रकार से इसकी जो उर्वरकता क्षमता होती है मिट्टी में, वो खत्म हो जाती थी। तो इसी को क्या करते थे, इसी के पास में एक और इस प्रकार से जंगलों को काट कर, पेड़ों को काट कर उसमें जलाकर और फिर इस प्रकार से इसमें तैयार किया जाता था। और इसको 1-2 साल के लिए इस प्रकार से खाली छोड़ दिया जाता था, ताकि इसमें उर्वरकता शक्ति वापिस आ सके। तो इस प्रकार से फिर 2-3 साल इधर करेंगे, फिर इधर करेंगे, तो ये इस प्रकार से इस तरह स्थानांतरित होती रहती थी। इस कारण इसको स्थानांतरित कृषि के नाम से जाना जाता था। काटन दहन प्रणाली के नाम से भी इसको जाना जाता था। और ये इस प्रकार से परंपरागत रूप से की जाती थी, पशुओं से की जाती थी, जिसमें इस प्रकार से जैविक खाद का प्रयोग किया जाता था। तो ये इस प्रकार से जीवन निर्वाह लिए की जाती, तो इसके इतने सारे नाम हैं।
इसके बाद में आपको यहाँ पर एक दो चीज और देखने को मिलेगी। यहाँ पर दो शब्द आएगी, एक तो आपके चीमाता और एक आएगी आपके धजिया। चीमाता और धजिया दो शब्द आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर। चीमाता का अर्थ तो वो होता है कि ये जो कृषि इस प्रकार से मैदानी भागों में और पर्वतीय भागों में दोनों में की जाती थी। इसी प्रकार से इसी प्रणाली से की जाती थी, जो कि दोस्तों पर्वतीय भागों में पर्वतों में जो कृषि की जाती थी इस प्रकार की, उसको तो चीमाता के नाम से जाना जाता था। और धजिया जो कि इस प्रकार से मैदानी भागों में, कहां पर, मैदानी क्षेत्र में जो कृषि की जाती थी उसको धजिया के नाम से जाना जाता था। कृषि वही है, जूमिंग कृषि, आदिम जीवन निर्वाह कृषि या कर्तन दहन प्रणाली या स्थानांतरण कृषि की जाती थी। ठीक है, तो यहां तक की बात होगी। इसके साथ ही साथ ये कृषि भी करते थे और दोस्तों एक और करते थे पशुपालन। क्या करते थे ये? पशुपालन। पशुपालन भी करते हैं। और आपसे एक, जब भी आपने पढ़ा होगा तो आपने सुना होगा मिश्रित कृषि। क्या? मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि किसे कहते हैं? जिसमें कृषि और पशुपालन, कृषि प्लस पशुपालन दोनों ही साथ में किए जाते हैं, उसको कहते हैं हम मिश्रित कृषि। जो कि इस प्रकार से ये जनजातियां इस प्रकार की कृषि करती थी और मिश्रित कृषि करती थी, साथ ही पशुपालन भी करती थी। तो ये था दोस्तों इनका कृषि किस प्रकार से की जाती थी। आगे की टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे वस्त्र। किस प्रकार के वस्त्र पहनते थे ये? वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। वस्त्र। वस्त्र किस प्रकार के पहनते थे? तो अगर वस्त्रों में बात करें तो एक वस्त्र जो ये प्राचीन काल में तो जो वस्त्र पहनते थे वो इस प्रकार से पेड़ों की छाल के, पत्तियों के, इनके वस्त्र बना के पहनते थे। लेकिन धीरे धीरे इसमें परिवर्तन हुआ और इसमें कुछ पुरुष इस प्रकार से इनको छोड़कर और वस्त्र पहनने लगे, जिसमें सबके पहले एक नाम आता है देपाड़ा। देपाड़ा क्या होता है दोस्तों? देपाड़ा होता है ये धोती होती है। क्या होती है? धोती। अब धोती है तो सीधी सी बात है किनके द्वारा पहनी जाएगी? ये पुरुषों के द्वारा। ये पुरुषों के द्वारा पहनी जाने वाली धोती है, पुरुषों का वस्त्र है। उसके बाद में एक और नाम आता है खोएतु। एक खोएतु वस्त्र है, ये भी सेम प्रकार की धोती होती थी, लेकिन दोस्तों ये होती थी तंग धोती। तंग धोती। तंग धोती का अर्थ होता है कि इस प्रकार से शरीर की चिपकी हुई होती थी, थोड़ी छोटी होती थी, उसको खोएतु के नाम से जाना जाता था, जो कि दोस्तों ये भी पुरुषों के द्वारा पहना जाता है। उसके बाद में एक होता था दोस्तों कछाबू। कछाबू। ये कछाबू होता था दोस्तों एक प्रकार का घाघरा। अब घाघरा है तो भाई कौन पहनेंगे? स्त्रियां पहनेंगी, पुरुष तो पहनेंगे नहीं। तो और एक चीज और ध्यान रखना है कि ये जो घाघरा होता था ये लाल व काले रंग का होता था। लाल और काले रंग का होता था, उसको कछाबू के नाम से इनको जाना जाता था। एक और होता था पीरिया। क्या होता था? एक पीरिया होता था भाई। पीरिया क्या होता था? पीरिया होती थी एक ये पीले रंग की साड़ी। क्या होती थी? पीले रंग की साड़ी। पीले रंग की साड़ी होती थी, जो इस प्रकार से दुल्हन द्वारा, इसको कौन पहनती थी भाई? दुल्हन पहनती थी इसको, नॉर्मल स्त्रियां नहीं पहनती थी। जब लड़की इस प्रकार से विवाह होता था तो वो दुल्हन बनती थी, उस समय इसको पहनती थी। उसको पीरिया के नाम से जाना जाता था। पीले रंग की साड़ी होती थी ये। उसके बाद में एक पहनती थी सिंदूरी। क्या पहनती थी? एक सिंदूरी पहनती थी भाई। ये भी इस प्रकार से एक साड़ी होती थी, लेकिन दोस्तों ये होती थी लाल रंग की साड़ी। लाल रंग की
साड़ी, जो कि दोस्तों इस प्रकार से स्त्रियों के द्वारा पहनी जाती थी। तो ये थे दोस्तों वस्त्र। सबके पहले पढ़ा इसमें सबके पहले तो ये इस प्रकार से पेड़ों की छाल और पत्तियों को वस्त्र बना के इस प्रकार के शरीर को ढकने का काम करते थे, जो कि इस प्रकार से इतनी विकसित नहीं हुई थी जनजातियां। तो ये इस प्रकार से सर्दी से बचने के लिए, बरसात से बचने के लिए इस प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग में करते थे। उसके बाद में हमने पढ़ा देपाड़ा, जो कि दोस्तों एक धोती होती थी, जो कि पुरुषों के द्वारा पहनी जाती है। उसके बाद में एक खोइतू पढ़ा हमने, जो कि एक धोती होती है लेकिन तंग धोती होती है, छोटी धोती। खच्छाबू होता है, एक घाघरा होता है लाल और काला कलर का एक घाघरा होता है, जो कि स्त्रियों द्वारा पहना जाता है। एक होता है पीरिया, जो पीले रंग की साड़ी होती है, दुल्हन के द्वारा पहनी जाती थी विशेष अवसरों पर। सिंदूर होता था, वो होता था लाल रंग की साड़ी। इसके बाद में अगले की ओर बढ़ते हैं अपन, उसमें आएंगे भील जनजाति के घर मकान बोल दो आप, भील जनजाति के घर बोल दो या बोल दो आप मकान, ठीक है। अगर बात करें इनके मकानों की, तो ये मकान जो होते थे ये विशेषकर इस प्रकार से मिट्टी के कच्चे मकान होते थे, कच्चे मकान होते थे। और कच्चे मकानों में अगर बात करें तो इस प्रकार से मिट्टी के, घास के, गोबर के, मिट्टी, घास, गोबर के इस प्रकार से बनाए जाते थे। मिट्टी के, घास के, गोबर से इस प्रकार से लेपा पोती करना, और इसमें रंगाई पुताई ये सारे नॉर्मल काम होते हैं इसमें, जो कि कच्चे मकान होते थे। मिट्टी के, घास के, गोबर के, रंगाई पुताई इस प्रकार के कार्य होते थे। एक होता था दोस्तों खपरेल, एक होता है खपरेल। ये क्या होता है भाई खपरेल? इन शब्दों को ध्यान रखा करो आप। खपरेल का क्या होता है? खपरेल होता है कि जो ये मकान होते थे या घर होते थे, इनको जो ढकने के लिए जो छत में काम में लिया जाता था ना, उसको बोलते थे हम खपरेल। छत को ढकने का जो भी सामग्री काम में ली जाती थी वो इस प्रकार से लगभग लकड़ी के काम में लिए जाते थे छत को ढकने के लिए। किसके? लकड़ी का। तो ये था खपरेल। तो यहां तक की बात होगी। इसके बाद में अगर बात करें दोस्तों गांव कैसे होते थे? गांव, अगर हम बात करें गांवों की, तो गांवों में एक तो होता था दोस्तों फला। क्या होता था? एक तो फला क्या होता था दोस्तों? एक छोटा गांव होता था। क्या होता था? छोटा गांव। छोटे गांव को तो हम फला के नाम से जानते थे। एक होता था पाल। पाल क्या होता था? ये थोड़ा इस प्रकार से बड़ा गांव मान लो आप, जिसमें तो लोग ज्यादा घरों का समूह होता था, या मैं लिख देता हूं बड़ा गांव। जो ये बड़े गांव होता था, इसका जो मुखिया होता था पाल का, बड़े गांव का अर्थात दोस्तों पाल का जो मुखिया होता था, उसको हम गमेती के नाम से जानते था। किसके नाम से? गमेती के नाम से जाना जाता था, और उसी के आदेशों में सब कार्य होता था। गांव का जो मुखिया होता था उसको गामेती कहते थे। गामेती, यहाँ तो गमेती है, यहाँ है गामेती। गांव के मुखिया को तो गामेती कहते थे, पाल के मुखिया को गमेती कहते थे। ठीक है, ये चीजें आपको यहाँ से याद रखनी है। एक बार फिर बता देता हूँ। कच्चे मकान होते थे, मिट्टी, घास, गोबर, रंगाई पुताई, लकड़ी के इसके बने होते थे। खरपाल होता था जो छत को ढकने के लिए जिसका सामग्री का प्रयोग लिया जाता था, विशेषकर लकड़ी का। ठीक है, गांव जिसमें फला कहते थे छोटे गांव को, पाल कहते हैं बड़े गांव को, उसका मुखिया होता था गमेती, और गांव का मुखिया होता था गामेती। यहां तक उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। साथ ही साथ नोट्स बनाते हो तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद में चलते हैं हम अगले पॉइंट की ओर। धार्मिक संस्कार। धार्मिक संस्कार बोल दो, या आप इनके बोल दो रीति रिवाज। रीति रिवाज भी बोल सकते हो आप। किन किन इसकी धार्मिक मान्यताएं क्या क्या होती थी, क्या क्या मानते थे। तो अगर बात करें तो इसके जो धार्मिक संस्कारों में पढ़े, तो इनके जितने भी परिवार पाए गए वो पाए गए
पितृसत्तात्मक परिवार पाए जाते हैं, अर्थात दोस्तों जो परिवार का मुखिया होता था वो होता था एक पिता। ठीक है, इसके बाद में अगर इसके देखें हम विवाह, विवाह को देखें तो विवाह में अगर सबसे पहले जो आता है वो आता है, एक तो शब्द आपको देखने को मिलेगा दापा। ये दापा क्या होता है, बहुत सी बात पूछ लिया, दापा क्या होता है। दापा होता है ये वधु मूल्य, वधु मूल्य को क्या कहा जाता है, दापा कहा जाता है। अब बताओ आप, दापा होता है कि जब जो वर पक्ष होता है वो वधु पक्ष के यहाँ पर इस प्रकार से विवाह करने के लिए जाता है, और जो वधु पक्ष वाला होता है तो वधु का पिता जो वर पक्ष वालों से जो अपनी पुत्री का या वधु का जो मूल्य लेता है उसी को कहते हैं हम दापा के नाम से जानते हैं हम। ठीक है, इस प्रकार का इसको हम कर मूल्य विवाह भी इसको हम बोल सकते हैं। इसके बाद में एक होता है गोला गादे, एक प्रथा होती है गोला गादेड़ा प्रथा। गोला गादेड़ा प्रथा ये होती थी कि इसमें क्या होता था कि जो वर होता था अर्थात दोस्तों दूल्हा, उसके साहस को देखा जाता था। इसमें देखा जाता था वर साहस। होता क्या था कि कोई इस प्रकार से गांव में कोई प्रतियोगिता करवाई जाती थी जिसमें सभी लड़के अपना अपना इस प्रकार से साहस दिखाते थे, अपनी प्रतिभाएं दिखाते थे, और जो इसमें सफल होता था उसी का वो अपनी मनपसंद की लड़की से इस प्रकार से विवाह करता था। तो ये होता था दोस्तों गोला गादेड़ा प्रथा के नाम से जाना जाता था, जिसमें वर साहस का इस प्रकार से वर अपने साहस का प्रतिभाओं का इस प्रकार से प्रदर्शन करता था और सफल होता था तो उसको इस प्रकार से विवाह किया जाता था। एक प्रथा होती है मोर भांदिया विवाह, एक और विवाह होता है मोर भांदिया विवाह। मोर भांदिया विवाह, ये विवाह होता है जिसमें ये हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो आप देखते हो विवाह वर्तमान में हो रहा है, सेम वैसा ही विवाह होता था ये मोर भांदिया विवाह। इसके बाद में एक होता है दोस्तों अपहरण विवाह। अपहरण विवाह नाम से पता चल रहा है अपहरण विवाह, अतः दोस्तों जो किसी लड़के के द्वारा किसी लड़की का अपहरण करके विवाह किया जाता था उसको अपहरण विवाह कहते थे। एक होता था दोस्तों देवर विवाह, अतः दोस्तों जब किसी लड़के के बड़े भाई का मृत्यु हो जाती थी तो उसकी पत्नी से उसका देवर विवाह करता था, उसको हम देवर विवाह के नाम से जानते थे। एक होता था विनिमय विवाह, विनिमय आता दोस्तों किसी लड़की का किसी लड़के से विवाह करना और उस लड़की के भाई का उस लड़की के भाई से विवाह करना। ठीक है, अतः दोस्तों उधर भी भाई बहन होते थे, इधर भी भाई बहन होते थे, और उसके भाई को उसकी बहन से और उसकी बहन से उसके भाई के इस प्रकार से विवाह किया जाता था, वो कहलाता था विनिमय विवाह। ठीक है, उसके बाद में एक होता है दोस्तों सेवा विवाह। सेवा विवाह, इसमें क्या होता था कि जो लड़का होता था वर उसको पहले ही अपने ससुराल में जाकर वहां पर कुछ समय के लिए 2 महीने 4 महीने 6 महीने सेवा करनी पड़ती थी। अगर उस सेवा में वो इस प्रकार से सफल होता था, अच्छा लगता है, अच्छा कार्य करता है वो, तो इस प्रकार से वो उसका ससुर होता था वो इस प्रकार से अपनी पुत्री का विवाह खुश होकर उससे करता था, वो कहलाता था यहाँ पर सेवा विवाह के नाम से ये जाना जाता था। एक और है दोस्तों यहाँ पर गोत्र। इनका जो गोत्र होता था, गोत्र भीलों में जो गोत्र होता है उसको जिस नाम से जाना जाता है वो कहलाता है अटक। पूछा जा सकता है आपको कि अटक क्या होता है। अटक होता है ये भील जनजाति में एक गोत्र को अटक के नाम से जाना जाता था। ये जो विवाह करते थे वो अपने गोत्र में नहीं करते थे, ये अपने गोत्र से बाहर के गोत्र में इस प्रकार से अपना विवाह करते थे। तो ये होता है दोस्तों गोत्र को नाम से जाना जाता है अटक के नाम से। उसके बाद में आगे देखते हैं, यहाँ पर एक तो शब्द और आते हैं धार्मिक संस्कारों में। एक तो होता है दोस्तों गोपा,
एक तो होता है अपना भोपा और एक होता है दोस्तों भगत। एक तो होता है भोपा, एक होता है भगत और एक होता है दोस्तों हमारे क्या बोलते हैं उसको, भोपा भगत बोलावा। बोलावा। एक शब्द और आता है यहाँ पर फायरे, फायरे फायरे फायरे। एक शब्द और आता है यहाँ पर फायरे, फायरे। सबके पहले देखते हैं दोस्तों भोपा क्या होता है। भोपा होता है ये इस प्रकार से, गांव में कुछ मान्यता होती है, झाड़ू फूंका इस प्रकार से वो नजर उतारते हैं, वो क्या करते हैं, तो उसका जो कार्य करता है तो वो करता है भोपा के द्वारा। आप लिख भी सकते हो झाड़ू फूंका, आप इस प्रकार से लिख सकते हो, तो वो होता है इस प्रकार से। एक होता है दोस्तों भगत। भगत के नाम से जानते हैं जो किसी उत्सव में इस प्रकार से जो मंत्र पढ़ने का कार्य करता है ना, जिस प्रकार से भी कोई पुजारी करता है, उसी प्रकार से उसको बोलते हैं भगत। ठीक है। उसके बाद में एक होता है बोलावा। बोलावा होता है एक मार्गदर्शक। मार्गदर्शक को किसी कार्य के लिए जो मार्गदर्शक होता था उसको हम बोलते थे बोलावा। फायरे, फायरे होता था ये दोस्तों रणघोष। रणघोष इस प्रकार से किसी आपातकालीन स्थितियों में कोई इस प्रकार से युद्ध के लिए जाते समय तो वो इस प्रकार से ये नारा लगाते हुए जाते थे। नारा वो मान लो इनका फायरे, फायरे इस प्रकार का नारा लगाते हुए ये जाते थे। उसके बाद में अगर दोस्तों इसके नृत्य देखें तो घूमर और गेर नृत्य। नृत्य की बात करें तो इनके घूमर व गेर नृत्य इस प्रकार से इसके विशेष का नृत्य है। और इसके अगर त्योहारों की बात करें तो इस प्रकार से दिवाली और इस प्रकार से होली, ये इनके मुख्य त्योहार हैं। अगर इसमें देवी देवताओं की बात करें तो ये देवी देवता में अगर बात करें तो इस प्रकार से डूंगरपुर में एक हमारे एक देवता है जिसमें बेनेश्वर, एक धाम है बेनेश्वर धाम। बेनेश्वर धाम में वहां पर इस प्रकार से शिव को मानते हैं और वहां पर एक मेला भी लगता है दोस्तों कार्तिक पूर्णिमा को। कब लगता है वो मेला? माघ पूर्णिमा को लगता है और उसको आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। आदिवासियों का उसको कुंभ कहा जाता है। तो दोस्तों ये थी भील जनजाति, जो कि हमने इस प्रकार से अध्याय 2 के पार्ट 3 में कंप्लीट की। इसके बाद में नेक्स्ट जनजाति इसमें गोंड जनजाति पढ़ेंगे, जिसमें आपके अध्याय 2 कंप्लीट है। कल आपका अध्याय 2 कंप्लीट हो जाएगा। एक बार साथ के साथ अगर नोट्स बनाते हैं तो आप बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप एक बार फिर से वीडियो को देखें, आपको अच्छे से समझ में आएगा। चाहो तो मैं आपको 2 मिनट में आपको पूरे पाठ की रिवीजन करवाता हूँ। एक बार सबके पहले हमने पढ़ा दोस्तों भील जनजाति, जो कि द्राविडियन भाषा से बनी है, द्राविडियन भाषा के बिलु शब्द से बनी है। और बिलु शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है दोस्तों बाण चलाने में निपुण या तीरंदाजी। ठीक है। उसके बाद में पौराणिक कथाओं के बारे में हमने देखा ही था कि जो शिव के उसके पुत्र था एक निषाद, जो उसके बेल नंदी को मारने के कारण उसको इस प्रकार से दंड के रूप में वनों में भेज दिया जाता था, और वहीं से इस भील जनजाति का होता है दोस्तों। अगर इसमें भील जनजाति को हम रामायण के काल में देखें तो आप सबरी देखते हो, वो भी इस प्रकार से भील जनजाति से संबंधित है। और इस प्रकार से कर्नल टोड के अनुसार देखें आप, जेम्स टोड के अनुसार, तो उसने ये कहा है कि महाराणा प्रताप का जो हल्दीघाटी युद्ध में जो भीलों ने उनका जो साथ दिया था, तो वहां पर भी आपको भील जनजाति देखने को मिलेगी। उसके बाद में भारत में स्थान की बात करें तो सबके संताल और गोंड के बाद में जो तीसरी जनजाति सबसे अधिक है तो वो 200 भील है। निवास स्थल में राजस्थान पड़ा था, मध्य प्रदेश, गुजरात, और उसके बाद में देखा था हमने महाराष्ट्र। राजस्थान की बात करें तो उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, इन 3 जिलों में मुख्यतः जनजाति पाई जाती है, जो कि दोस्तों घने जंगलों में और पहाड़ी क्षेत्रों में ये निवास करती है। उसके बाद में 2 शब्द पढ़े थे अपने, पालवी और बांगड़ी।
पाल भी अर्थ होता है जो कि दोस्तों भील जो पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करते हैं, और एक होता है वागड़ी जो कि दोस्तों मैदानी क्षेत्रों में निवास करते हैं। उसके बाद में हमें इसके आर्थिक क्रियाकलाप देखे थे। आर्थिक क्रियाकलाप में इसका जो अपने सबसे पहले भोजन देखा था, उसमें सबसे पहले ये मक्का का इस प्रकार से ज्यादा सेवन करते थे मक्का का, और एक होता था इनका चोखा जो कि दोस्तों चावल। इसके बाद में लापसी और राबड़ी भी खाते थे। उसके बाद में मांसाहारी लोग शिकार करते थे और विशेष रूप से मछली का भी सेवन इस प्रकार से करते थे। उसके बाद में शराब देखी थी हमने, जो कि दोस्तों महुआ से बनी हुई शराब पीते थे। शिकार जो करते थे वो तीर भाला परछा आदि से इनका शिकार करने के ये इस प्रकार से औजार बोलो या यंत्र बोल सकते हो आप। कृषि की थी जो जूमिंग कृषि, आदिम जीवन निर्वाह कृषि, कर्तन दहन प्रणाली और स्थानांतरित कृषि। उसमें वहां पर दो शब्द देखे थे हमने, एक तो चिमाता देखा था जो कि दोस्तों पर्वतीय क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि को हम क्या कहते थे, पर्वतीय क्षेत्रों में की जाने वाली जूमिंग कृषि को हम चिमाता कहते थे, और मैदानी क्षेत्रों में की जाने वाली जूमिंग कृषि आदिम जीवन निर्वाह कृषि या स्थानांतरित कृषि को हम कहते थे दजिया के नाम से जानते थे। मिश्रित कृषि देखी थी जो हमने कृषि प्लस पशुपालन को मिश्रित कृषि कहते थे। वस्त्र देखे थे इसमें पहले सबके पहले जब ये प्राचीन काल में छाल और पत्तियों के बने हुए वस्त्र पहनते थे। उसके बाद में वर्तमान में ये देपाड़ा पहनते थे, जो कि धोती होती है पुरुषों के द्वारा पहने जाती है। एक तो खोईतू तंग धोती होती है, खचाबू होता है, एक घाघरा होता है लाल और काले रंग का। उसके बाद में एक पीरिया होता है जो पीले रंग की साड़ी होती है, दुल्हन के द्वारा पहनी जाती है। सिंदूर होती है वो लाल रंग की साड़ी को कहते हैं। मकान होते थे कच्ची ईंटों के होते थे, जिसमें मिट्टी गोबर घास लकड़ी आदि का रंगाई पुताई इस प्रकार के प्रयोग किया जाता था। उसके बाद में एक पड़ा था हमने खरलेल, जो कि एक इस प्रकार से घर को ढकने की छत होती थी। उसके बाद में हमने गांव देखा था। गांव में हमने देखा था फला, छोटे गांव को फला कहते हैं, बड़े गांव को हम कहते थे पाल, और पाल का जो मुखिया होता था उसको गमेती कहते हैं, और गांव के मुखिया को गामेती कहते हैं। धार्मिक संस्कारों में हमने पढ़ा पितृसत्तात्मक, जिसमें परिवार का मुखिया कौन होता था, पिता। विवाह देखे उसमें दापा देखा था, वधु मूल्य होता है। गोला गादेड़ा प्रथा होती थी जिसमें वर अपना साहस प्रदर्शन करता था। मौर्य बांध्या विवाह जो कि हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार जो अभी वर्तमान में होता है वैसा हुआ होता था। अपहरण विवाह, देवर विवाह पड़ा था, विनिमय विवाह पड़ा था, और एक पड़ा था हमने सेवा विवाह। गोत्र को हम यहाँ पर अटका के नाम से जानते हैं। एक भोपा होता है जो झाड़ू फूका करने का काम करता है, और एक होता है भगत जो कि दोस्तों उत्सव के रूप में वो मंत्र का इनका जो प्रयोग करता है वो कहता है भगत के नाम से। बोलावा होता है मार्गदर्शन करने वाला। फायरे ये रणघोष, इनका एक रणघोष वाद्य यंत्र भी होता है एक, ये रणघोष इनका जो नारा है एक, ठीक है। नृत्य घूमर गेर और उत्सव दिवाली होली और आज विशेष जो अपन मनाते हैं वो सारे त्योहार मनाते हैं। देवी देवताओं में अगर बात करें तो आप देखेंगे कि डूंगरपुर में माँ एक धाम है बेणेश्वर धाम, जहाँ पर शिव को अपना इस प्रकार से ज्यादा मान्यता देते हैं, और माघ पूर्णिमा को इनका मेला भरता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि दोस्तों इस प्रकार से अध्याय 2 का लास्ट पार्ट होगा आपके। धन्यवाद वीडियो लास्ट तक देखने के लिए।